हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जिसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है, लेकिन उसका छोटा चेतन काम नहीं करता था। इस बात से वो बहुत परेशान रहता था। इसके बाद वो एक वैद्य के पास जाता है। वैद्य उससे कहता है, अगर तुम चाहते हो तब मैं घोड़े का हथियार तुम्हारे छोटे चेतन की जगह लगा सकता हूँ। वो आदमी पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? वैद्य कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके बाद वैद्य उसका ऑपरेशन करता है और इन दोनों को इस काम में सफलता मिल जाती है। और अब उस आदमी के पास घोड़े वाला हथियार था। वो इस हथियार से क्या क्या कारनामे करता है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक जवान लड़के जेन को देखते हैं, जिसकी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी जिसका नाम मिस्टर झुंग है, उसकी बेटी चमेली से हो रही होती है। मास्टर झुंग अपनी बेटी की विदाई के समय जेन से ये कहते हैं, अगर तुमने मेरी बेटी को परेशान किया तब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। इसके बाद रात होती है। चमेली और जेन को एक कमरे में भेज दिया जाता है, क्योंकि आज ही वो रात थी जब पहली बार चमेली का खाता खुलने वाला था। उसे तो अभी ये भी पता नहीं था कि इस रात में क्या करना होता है। जेन उसके पास जाकर उसके हाथों को बांध देता है और इसके बाद वो उसे प्रैक्टिकल करके समझाने लगता है। जेन जैसे ही शुरू होता है तभी चमेली उसे जोर से लात मारती है, क्योंकि वो दर्द में तड़प रही थी। चमेली को ये सब करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए अगले दिन जेन चमेली को एक किताब देता है। इस किताब में वो सब करने के लिए बहुत सारे तरीके समझाए गए थे। इस किताब को देखकर चमेली सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद ये लोग यहीं पर घपाघप करते हैं। किताब में जैसा समझाया गया था जेन चमेली के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है। कुछ दिनों के बाद जेन अपने नौकर जिसका नाम मिंग था उसके साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है। इन लोगों को रास्ते में चीकू नाम का एक आदमी मिलता है। चीकू के साथ मिलकर ये दोनों खाना खाते हैं। चीकू इन दोनों को बहुत दारू पिलाता है और जब ये लोग होश में नहीं होते हैं तब चीकू इनका सामान लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि चीकू एक चोर था। लेकिन जेन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास काफी सारे पैसे होते हैं। शाम तक ये लोग दूसरे शहर पहुंच चुके थे। यहाँ उनकी नजर राजकुमारी और उनकी सहेली पर पड़ती है। राजकुमारी को देखकर जेन उस पर फिदा हो जाता है और वो लात टपकाते हुए राजकुमारी के पास पहुंचता है और उन्हें वो गंदी किताब देकर पटाने की कोशिश करता है। इस किताब को देखकर राजकुमारी बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे गंदी गंदी गालियां देती हैं। इसके बाद वो किताब लेकर यहाँ से ले जाती है। कुछ ही दिनों बाद चीकू चोर जेन के पैसे लौटाने के लिए उसके घर में आता है, क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जेन उससे कहता है, ये पैसे तुम ही रखो, लेकिन बदले में तुम्हें एक खूबसूरत लड़की लानी होगी। इस पर चीकू उससे कहता है, लड़की तो मैं ला दूंगा, लेकिन क्या तुम उसे सेटिस्फाई कर पाओगे? तब जेन अपनी सीट से उठकर ये कहता है, तुम लड़की का इंतजाम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। रात में चीकू उसे बब्बन के घर में ले आता है। वो लोग यहाँ आकर बब्बन की बीवी को देखते हैं। वो छत में जाकर कपड़े सुखा रही होती है, क्योंकि बब्बन का कपड़ों का कारोबार था। चीकू यहाँ जेन को ये बताता है, बब्बन की बीवी का नाम मीना है और मीना यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है। तभी अचानक मीना का पैर फिसल जाता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। आवाज सुनकर बब्बन उसे पूछता है, ये कैसी आवाज थी? तब मीना उसके बात को टालकर उसे खाना परोसने लगती है। लेकिन जब बब्बन कपड़ा चेक करने के लिए जाता है तब वो फटे हुए कपड़े को देखकर सब कुछ समझ जाता है। उसे इस बात से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो मीना की पिटाई कर देता है और इसके बाद वो उसके हाथ पैर को बांधकर उसके साथ भयंकर घपाघप करता है। ऊपर छत में बैठे ये दोनों लोग ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। ये सब देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जेन ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर बब्बन जैसी ताकत नहीं थी। इसके बाद चीकू जेन को जंगल में लेकर आता है और वो उसे रस्सी के सहारे लटका देता है और एक लकड़ी के सहारे उसके हथियार को नापकर ये कहता है, इतना सा है तुम्हारा छोटा चेतन, इतने में तो मीना का बाल भी बांका नहीं होगा। तुम्हारे छोटे चेतन को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बीवी किसी और के पास जाती होगी। उधर हम लोग जेन की पत्नी चमेली को देखते हैं, जो कि अपने पति जेन को याद कर रही होती है। इसके बाद वो अपने पति जेन की याद में कलम उठाती है और उसे ही अपने नीचे इस्तेमाल करती है। वहीं इधर महल में हम लोग राजकुमारी इवान को देखते हैं। वो अभी अपने सहेली के साथ होती है और ये दोनों जेन की दी हुई गंदी किताब को पढ़कर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिकल कर रही होती है। इधर जेन अपने छोटे चेतन की वजह से बहुत दुखी था और गुस्से में वो उसे काटना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उसे काटने वाला होता है तभी मिन यहाँ आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। लेकिन जेन को रोकने के चक्कर में मिंग का ही हथियार कट जाता है। इसके बाद जेन उसे लेकर एक वैद्य के पास जाता है ताकि ये वैद्य उसके हथियार को जोड़ सके। ये वैद्य जड़ी बूटियों की मदद से उसके हथियार को जोड़ देता है। जब वैद्य के इस कमाल को जेन देखता है तब वो बहुत हैरान रह जाता है। इसके बाद वो वैद्य के नजदीक जाकर अपने मिर्ची जैसे छोटे चेतन के बारे में उसे बताता है। उसकी बातों को सुनकर वैद्य कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है, मैं इसे चुटकियों में कर सकता हूँ। वैद्य कहता है, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे छोटे चेतन को काटकर उसकी जगह में घोड़े का अनाकोंडा लगा देता हूँ। जेन हैरान होकर उससे पूछता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? वैद्य कहता है, मैंने ऐसा कई बार किया है, अगर तुम्हें मुझ पर कोई भी शक है तब तुम बाहर जाकर लोगों से पूछ सकते हो। ये सुनकर जेन बहुत खुश होता है। इसके बाद हम लोग जेन को अगले दिन देखते हैं, जो कि एक घोड़ा लेकर वैद्य के पास आया है। इसके बाद वो वैद्य घोड़े का अनाकोंडा काटकर जेन के छोटे चेतन से रिप्लेस कर देता है। जेन का ऑपरेशन सफल हो जाता है। इसके बाद जेन सीधा चीकू के पास जाता है ताकि वो उसे अपना नया हथियार दिखा सके। चीकू को जेन के बातों पर यकीन नहीं होता है। वो सोचता है क्या ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो जेन को ये कहता है, अगर ये बात सच है तब तुम अपने अनाकोंडा का फन फैलाकर दिखाओ। जेन यहाँ काफी ट्राई करता है, कोशिश करते हुए जेन खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका खड़ा नहीं होता है। वो यहाँ काफी सारी गंदी तस्वीरें देखता है, लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा था। नौकर मिंग ने तो अपने मुंह में ही ले लिया था, लेकिन इन सबका कोई भी फायदा नहीं होता है। जेन के इन हरकतों को देखकर चीकू को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर जैसे ही उसे काटने वाला होता है तभी जेन का छोटा चेतन फन फैलाता है और भयानक अनाकोंडा में बदल जाता है। चीकू जब ये सब देखता है तब उसे जेन की बातों पर यकीन हो जाता है। अगले ही दिन वो मीना के घर पर जाता है और वो मीना से काफी अच्छे से बात करता है। वो मीना को लाइन में लेने ही वाला होता है, लेकिन तभी बब्बन वहाँ आ जाता है। वो जेन को यहाँ देखकर उसे मारने के लिए दौड़ाता है। वो इस बात के लिए मीना की भी पिटाई कर देता है। अगले ही दिन बब्बन को कपड़े बेचने के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन जाने से पहले वो मीना के पास जाता है और उसकी गुफा में एक ताला लगा देता है। रात में जब बब्बन यहाँ नहीं होता है तब जेन मीना के पास आता है और वो मीना से प्यार भरी बातें करता है। मीना उसे कहती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो भी कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल सकता है, क्योंकि मेरी गुफा में तो ताला लगा हुआ है। ये सुनकर जेन कहता है, तुम घबराओ मत, मेरा ये दोस्त दुनिया का हर ताला खोल सकता है।
है। ये बात सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। ये लोग मिलकर किसी तरह उस ताले को खोल देते हैं। इसके बाद जैन मीना के साथ भयंकर घपाघप करता है। मीना यहाँ काफी चीखती है। उसके चीखने की आवाज को मोहल्ले वाले सुन लेते हैं। अगले दिन बब्बन जैसे ही कपड़ों को बेचकर यहाँ आता है, उसे अपने पड़ोसियों से सब कुछ पता चल जाता है। वो जैन से बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक बड़े से चाकू लेकर जैन को मारने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो जैन के पास पहुंचता है, वो यहाँ आकर जैन के साथ अपनी बीवी का सौदा कर लेता है, क्योंकि मीना ने उसे धोखा दिया था। इसलिए वो अब मीना के साथ रहना नहीं चाहता है। जैन को बब्बन की बात बहुत सही लगती है, इसलिए वो 10,000 देकर मीना को खरीद लेता है। लेकिन पैसे लेते समय हम लोग ये देखते हैं बब्बन की आंखों में बदला दिखाई दे रहा था। वहीं इधर हम लोग राजकुमारी इवान को देखते हैं, जो कि जैन की गंदी किताब को देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी। इसलिए वो अब जैन को अपने पास बुलवाती है। यहाँ आते ही जैन इवान को सेड्यूस करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो राजकुमारी को भी अपने हथियार का मजा देता है। राजकुमारी जैन के साथ बहुत खुश होती है। इधर हम लोग चमेली को देखते हैं, जो कि जैन की याद में बहुत तड़प रही थी। वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जैसे ही ये बात चमेली के फादर तक पहुंचती है, वो यहाँ आकर उसे डांटते हैं और उसकी सारी गंदी किताबों को लेकर उसे धार्मिक किताबें दे देते हैं। वहीं इधर हम लोग बब्बन को देखते हैं, जो कि चमेली के पिता के पास काम मांगने के लिए आया है। ये लोग बब्बन को माली की नौकरी के लिए रख लेते हैं। वहीं इधर हम लोग जैन को देखते हैं, जो कि राजकुमारी के साथ बहुत खुश है और ये लोग बस अब रात दिन मिलकर एंजॉय करते हैं। एक दिन राजकुमारी उसे बहुत सारी लड़कियों के बीच में ले जाती है। यहाँ आकर जैन बहुत नशा करता है और वो 100 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ भयंकर घपाघप करता है। ऐसा करते हुए उसका शरीर बिल्कुल थक चुका था। वहीं इधर हम लोग चमेली को देखते हैं, जो कि नहाते हुए खुद से ही अपने आप को प्लेजर देती है। तभी बब्बन की नजर उस पर पड़ती है। जब बब्बन चमेली को ऐसा करते हुए देखता है, तब उसके तन बदन में आग लग जाती है। जैसे ही बब्बन को मौका मिलता है, वो चमेली के साथ मैच खेल लेता है। शुरू में चमेली उसे मना करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बब्बन के साथ लग जाती है। बब्बन की ताकत को देखकर चमेली को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद वो एक दिन सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाती है। चमेली ने अपने पिता के लिए एक खत छोड़ा था, जिसमें वो ये लिखती है, मैं बब्बन से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि बब्बन मुझे बहुत खुश रखता है। असल में बब्बन चमेली से प्यार नहीं करता था, वो तो जैन से बदला लेने के लिए यहाँ आया था। इसके बाद बब्बन चमेली को कुछ लोगों के हाथों बेच देता है। इधर हम लोग जैन को देखते हैं, जो कि अब धपाघप करने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी आंखें भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन इतना कमजोर होने के बाद भी वो मजे लेना नहीं छोड़ता है। एक दिन जैन मजे लेने के लिए उसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ चमेली को बेचा गया था। यहाँ पर चमेली भी होती है, जो कि यहाँ आए हुए ग्राहकों को खुश करने का काम करती थी। यहाँ मौजूद लड़कियां जब जैन का हथियार देखती हैं, तब सारे लोग बहुत डर जाती हैं, क्योंकि इतना भयानक एनाकोंडा कभी भी इन लोगों ने नहीं देखा था। कमजोर नजर होने की वजह से जैन अपनी पत्नी चमेली को पहचान नहीं पाता है। चमेली भी उसे उसकी हालत की वजह से पहचान नहीं पाती है। जब कोई भी लड़की जैन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होती है, तब चमेली ये कहती है, मैं तुम्हारे साथ मैच खेलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये लोग एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू करते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। चमेली को इस बात से बहुत शर्म आती है, इसलिए वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। ये लोग जब कमरे का दरवाजा खोलते हैं, तब तक चमेली अपनी जान ले चुकी थी। चमेली की मौत से जैन बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी गलतियों का पछतावा करने के लिए एक मंदिर में जाता है। यहाँ कुछ देर बाद बब्बन भी पहुंच जाता है। बब्बन भी अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करने यहाँ आया था। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उन्हें ये बात समझ में आ चुकी थी, अगर ये दोनों एक दूसरे के बीवी के साथ ऐसा नहीं करते, तब आज इन दोनों के पास एक हंसता खेलता परिवार होता और इन दोनों के घर में खुशहाली होती। इन दोनों के प्रायश्चित के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।